तो मान लो हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर सम, और कुछ भी नहीं। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं कि पूरे 11th और 12th में कहां-कहां ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि तीन जगह मेनली पूछा जाता है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो ये पूछा जाता है सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में, इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। किसके केस में? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड तीसरा एंड लास्ट आपको वेव के केस में पूछा जाता है। ये हमारे पास 11th में है, ये हमारे पास 12th, ये भी हमारे पास 12th में है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें तीन जगह पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव के फॉर्म में। मैं आपको एक एक करके समझाना स्टार्ट करता हूं कि आपको कितना पता होना चाहिए और उसका मतलब क्या होता है, राइट? तो मैंने सबसे पहला टॉपिक लिख दिया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूं, सुनिए। अब मान लीजिए कि सपोज हमारे पास एक छोटा सा चार्ज है Q यहाँ पे, एंड इसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है। ऐसे हमने सिर्फ तीन चार्ज इमेजिन कर लिया यहाँ पे, राइट? एंड जो Q1 है वो इससे R1 दूरी पे है, Q2 R2 दूरी पे है, एंड Q3 R3 के दूरी पे है, राइट? एंड अब ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये तीनों चार्ज इसका क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, है ना? बाहर की रिपल्सन दिखाएगा। तो ये Q1 की तरफ धक्का मारेगा डाउनवर्ड, इसको हम F1 कह देते हैं। Q2 इधर की ओर, इसको हम F2 कह देते हैं, एंड दिस विल बी F3, राइट? एंड अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहता है कि अगर कोई ऐसा कोई केस हो जिसमें एक ही चार्ज पे n नंबर ऑफ फोर्स, n नंबर मतलब एक से ज्यादा फोर्स, एक ही चार्ज पे बहुत सारे फोर्स लग रहा हो, तो जो इस चार्ज पे नेट फोर्स होगा will be the vector sum of all these individual force। देखो ये वर्ड आना चाहिए, vector sum of all these individual force। बस इतनी सी बात अगर आपने लिख दी है तो बिल्कुल सही जाएगा आपका। हम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। ठीक, अब सुनिए, जैसे कि एग्जांपल के हम कह देते हैं कि इन सब का वेक्टर सम कर दीजिए आप, वेक्टर सम कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। बस इतनी सी बात कहता है कौन? वेक्टर लॉ ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है समझ में आया सबको? अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट करने का तरीका कहते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि इस चार्ज पे नेट फोर्स होगा, F नेट होगा, सिंस वो एक वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसे करके दिखाएंगे। वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ फर्स्ट चार्ज प्लस में वेक्टर सम ऑफ सेकंड चार्ज प्लस में वेक्टर सम ऑफ थर्ड चार्ज। देखिए मैं वेक्टर सम लगा रहा हूं, नॉर्मली ऐड नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर दो वेक्टर है प्लस में तीन वेक्टर इज नेवर इक्वल टू पांच वेक्टर। जरूरी नहीं कि हमेशा पांच वेक्टर ही हो। तो वेक्टर में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ 2 + 3 5 होता है, लेकिन 2 का वेक्टर प्लस में 3 का वेक्टर 5 का वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये अगर आपके एग्जाम में आता भी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक डायग्राम, ये रिप्रेजेंटेशन, और जो हमने लिखी थी डेफिनेशन वो याद करना पड़ेगा आपको, राइट? तो देखिए अब इसी में हम F1 F2 F3 कैसे निकालेंगे सबको पता है ऑलरेडी, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि वैसे F1 F2 F3 कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। हमने कूलम्स लॉ ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो है यहाँ पे हमारे पास। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था अपने पास? F1 का फोर्स जैसे कैसे निकालेंगे? F1 इज द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, राइट? तो लिखेंगे K Q1 स्मॉल q अपॉन में R1 का स्क्वायर, राइट? ऐसे करके हम सिमिलरली करके F2 F3 सब कुछ निकाल लेंगे, है ना? सिमिलरली करके हम निकाल लेंगे कि भाई साहब जो F2 होगा वो कितना होगा? K Q2 Q अपॉन में R2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड F3 कितना हो जाएगा? F3 विल बी K Q3 Q अपॉन में R3 का होल स्क्वायर, राइट? तो हमारे पास F3 निकल गया, F2 निकल गया, F1 निकल गया। इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। वेक्टर सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। और सिर्फ इतनी सी बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक ही चार्ज पे n नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हो तो उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसका स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, आप इसको यहां से रीड आउट कर लीजिएगा, राइट? और अब हम पहुंचते हैं दूसरे पे। अपने से दूसरा कहां पूछा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, अपने पास दूसरा है तो क्या लो अपने से दूसरा कहां पूछा जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सेम चीज है, बस थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा बस लाइनिंग में चेंज आता है। देखिए इसमें हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट है, इस बार चार्ज नहीं लिया हमने, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट P, राइट? एंड इस पॉइंट P के आसपास दो तीन चार्ज रख देते हैं। इस बार Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, सेम चीज Q3 रख दिया, एज हमने पिछला लिया था, राइट? एंड ये जो पॉइंट और चार्ज के बीच की दूरी है वो कितना ले लिया? R1 पॉइंट और R2, एंड ये पॉइंट और चार्ज के बीच की दूरी R3, राइट? ये हमारे पास पॉइंट है इस बार। तो इस पॉइंट पे इन तीनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीस थ्री चार्जेस विल बी किधर की ओर? देखिए Q1 की वजह से किधर होगा? डाउनवर्ड, है ना, इधर की ओर होगा, इसको हम E1 कह देते हैं। Q2 की वजह से सामने की ओर,
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? चार्ज और पॉइंट जिस लाइन से ज्वाइन करो उसी लाइन पे आता है ना, तो E2 इधर की ओर, E3 किधर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा अपने पास। तो हमने क्या बोला कि फिर से सिंगल पॉइंट पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, फिर से सिंगल पॉइंट पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से इन सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम लाइन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, राइट? हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड on a point will be the vector sum of all the individual electric fields. Got it? मैंने लिख भी दिया, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो क्या बोलेंगे? फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस बार रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। गांव वालों क्या मिलेगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा अपने को, राइट? एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपने पास, फिर से सेम चीज है, रिप्रेजेंट करना कुछ भी नहीं है, बेसिक है ये सब। रिप्रेजेंट करना कैसे करते हैं कि जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे, तो इट विल बी E1 का वेक्टर प्लस में E2 का वेक्टर प्लस में E3 का वेक्टर, राइट? तीनों वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन कैसे? नॉर्मली ऐड नहीं करना है, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके, राइट? एंड देखिए इसी के नीचे E1 E2 E3 कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे फॉर्मूले से। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, सिंस हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन में R² होता है, राइट? तो आप E1 कैसे निकालोगे? E1 किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से ना, तो E1 लिखेंगे हम KQ1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। R1 है ना दूरी पॉइंट और चार्ज के बीच में, E1 निकल गया हमारा। ऐसे करके हम निकालेंगे E2 कितना होगा? KQ2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, राइट? एंड E3 कैसे निकालेंगे हम? लास्ट E3 है अपने पास, इट इज KQ3 अपॉन में R3 का स्क्वायर। गॉट इट सर? इजी था। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही पॉइंट पे या फिर एक ही चार्ज पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगने लगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ता है। बस इतनी सी बात समझ में आया सबको? अब वेक्टर सम करने के लिए हमारे पास वेक्टर सम का फॉर्मूला होना चाहिए ना, तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर दो वेक्टर के बीच में, जैसे हमने बोला कि ये E1 है, ये E2 है, दो वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां निकालेंगे इन दोनों वेक्टर का? वो निकलेगा कहां पे? बीचों बीच निकलता है E नेट, राइट? एंड E नेट का फॉर्मूला कैसे निकालते थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। याद है किसी को? E नेट का फॉर्मूला होता था अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos थीटा। गॉट इट? एंड अगर ये तो पहला केस है कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल हुआ तो क्या करेंगे, राइट? एंड दूसरा, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, लाइक E1 भी इधर की ओर ही है एंड E2 भी अपने पास इधर की ओर ही है, तो हम क्या करते हैं? जब सेम डायरेक्शन का केस हो तो गांव वालों E नेट निकालने के लिए हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, E1 प्लस में E2 कर सकते हैं, राइट? एंड तीसरा और लास्ट केस, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, एक इधर की ओर हो E1 एंड E2 किधर की ओर हो? इधर की ओर हो, तो अब कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे? तो नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर माइनस करना पड़ता है। देखिए सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे और एंगल पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, राइट? तो माइनस कैसे करेंगे? जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मैं E1 को ग्रेटर मान रहा हूं E2 से, तो हम कैसे माइनस करेंगे? E1 माइनस E2। इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही वेक्टर सम किया जाता है। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है मतलब कि रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा। बस इतनी सी लाइन याद कर लो आप। और वेक्टर सम का फॉर्मूला कौन कौन सा है? तीन फॉर्मूले अपने पास। किसी एंगल पे हुआ तो कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो डायरेक्टली ऐड करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला किया जाएगा। गॉट इट? अब मैं इसको जल्दी से रब करता हूं और अगला तीसरा पार्ट जो था अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वो कवर करेंगे, राइट? अब हम तीसरे पार्ट को कवर करेंगे जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, राइट? देखिए मैं आपसे जल्दी से लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव करेंगे हम। अब ये भी बहुत आसान टॉपिक है वैसे तो, सुनिए। देखिए इसमें हम क्या सपोज करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी मीडियम का एक पार्टिकल है। ये क्या है? पार्टिकल है। किसका? पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक? एंड इसी पार्टिकल के पास अब n नंबर ऑफ वेव, n नंबर ऑफ वेव मतलब एक से ज्यादा वेव पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 वेव मान लेता हूं। अपन मान लेते हैं कि एक वेव ये वाला, एक वेव ये वाला एंड एक वेव ये वाला, 3 वेव पहुंच गए, ठीक? एंड जो पहला वेव है वो कहता है कि ये जो पार्टिकल है ना वो y1 डिस्प्लेसमेंट करेगा ऊपर की ओर, यानी कि अपनी जगह से y1 डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। ये वाला वेव कह रहा है। दूसरा वेव कह रहा है नहीं y1 क्यों करेगा भाई? y2 करेगा, हमारी बात मानेगा। तीसरा कहता है नहीं, तुम दोनों की बात नहीं मानेगा, हमारी बात मानेगा, y3 डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब ये तीनों पार्टिकल एक साथ पहुंच गए एक ही पार्टिकल पे एंड सब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं। तो जो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें किसने बताया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो क्या कहता है कि इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन सभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। अगेन सेम चीज, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी द वेक्टर सम ऑफ all the individual displacements created by the individual waves.
क्लियर? मैंने यहाँ लाइन लिख दिया, एक बार रीड कर लीजिएगा। तो फिर से हम क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट लिख देता हूँ जल्दी से यहाँ पे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, कहां से निकालेंगे हम, वेक्टर सम की मदद से निकालेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सुनिए, तो अब फिर से आ गया वही वेक्टर सम कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालेंगे, वेक्टर सम की मदद से निकालेंगे। यही बात किसने कही थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फिर से रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो वाई नेट होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का इन सभी वेव्स की वजह से, ये वेव्स है, ये वेव 1 मान लेता हूं, ये वेव 2 मान लेते हैं अपन, ये वेव 3 मान लेते हैं, राइट। तीनों वेव की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पर्टिकुलर पार्टिकल का, वो लिखा जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू y1 वेक्टर का सम प्लस में y2 वेक्टर का सम प्लस में y3 वेक्टर का सम। देखिए अगर आप सीधे सीधे प्लस कर रहे हो तो वेक्टर लगाना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस में। एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। अब गांव वालों, ये पूरा कंप्लीट था अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक्चुअली बच्चों को ये बड़ी समझ में नहीं आ रहा होता कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। ये बहुत आसान चीज है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब बस इतना सा होता है कि अगर किसी भी एक ही पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर पहुंच जाए तो जो रिजल्टेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का, या फोर्स हो या फिर फील्ड हो या फिर वेव का डिस्प्लेसमेंट हो, राइट, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन सब इंडिविजुअल्स का वेक्टर सम होगा। बस इतनी सी बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि रिजल्टेंट हमें वेक्टर सम से मिलेगा। ये लाइन याद कर लो आप लोग। हम क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट हमें कहां से मिलेगा, वेक्टर सम से। ये बात किसने कही थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, राइट। क्लियर हुआ सबको? तो आज की वीडियो में इतना ही। हर कोई इसका भी नोट बना लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि सुपर